नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, करीबन हमारी 5 क्लास इससे पहले एन इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर हो चुकी है और आपकी ये 6th क्लास है वो आज होगी। और साथियों, मैंने आपको शुरू से बताया था कि हमने जो राइटर शुरू किए हैं वो हमने ग्रीक राइटर से शुरू किए थे। ग्रीक और जो ग्रीक मास्टर थे जैसे सुकरात, प्लेटो और अरिस्टोटल हम ग्रीक राइटर के अंदर कर चुके हैं। उसके बाद हमने जो हमारे रोमन राइटर थे होरेस और रोंजाइनस है उनको मैं करवा चुका हूं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे राइटर हम कहाँ से रह रहे हैं, एलिजाबेथ टाइम से, जो हमारा एलिजाबेथन टाइम है। और ये इसलिए बार बार बताया जाता है ताकि आपके लिटरेचर के साथ अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी बन जाए। यानी कि एलिजाबेथ टाइम था वो 1558 से 1603 का था। और इसके अंदर मैंने आपको राइटर कौन कौन से करा दिए थे, फिलिप सिडनी और बेन जॉनसन, ये दोनों के दोनों राइटर हमने जो हमारी एलिजाबेथ पीरियड था उसके अंदर आपको कंप्लीट करवा दिए थे। और उसके बाद हमारा जो नियो क्लासिकल एज आई थी, नियो क्लासिकल एज, जिसका समय 1600 से लेकर 1785 तक चलता है, जिसके अंदर 3 एज है, रिस्टोरेशन और एज ऑफ सेंसिबिलिटी और ऑगस्टन एज, जिसके अंदर 1660 से लेकर 1700 का जो समय है वो रिस्टोरेशन है, 1700 से 1745 का जो समय एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, 1745 से 1798 का जो समय है वो हमारा क्या है, ऑगस्टन एज है। ऑगस्टन एज के अंदर और इसके अलावा मैंने आपको और भी राइटर कराए थे। जैसे आपको नियो क्लासिकल के अंदर मैंने आपको जॉन ड्राइडन करा दिया है, जॉन ड्राइडन हम कर चुके हैं। इसके अलावा कल की क्लास में हमने अलेक्जेंडर पोप भी आपको कंप्लीट करा दिया है। जो साथी नहीं जुड़ते हैं तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट क्लास में ये, इससे पहले आपको जो ग्रीक मास्टर थे, प्लेटो थे, सुकरात था या हमारा अरिस्टोटल है। उसके बाद लोंजाइनस, होरेस, ये सभी के सभी राइटर मैंने आपको पहली क्लास में करा दिए थे। फिर एलिजाबेथ राइटर करा दिए। और अब हमारा कौन सा पीरियड चल रहा है, नियो क्लासिकल पीरियड, जिसके अंदर हम इसका क्रिटिसिज्म कर चुके हैं। जॉन ड्राइडन का आपको करा चुका हूं और आज हम अलेक्जेंडर पोप का भी हमने कल कर लिया है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि जॉन ड्राइडन अपनी स्टायरिस्ट के लिए, इतना स्टायर के लिए प्रसिद्ध थे कि उन्होंने कहा था कि पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ गॉड बट ऑफ मी, कि लोग हैं वो भगवान से नहीं डरते, मुझसे ज़्यादा डरते हैं। क्योंकि मैंने कल की क्लास में बताया कि जॉन ड्राइडन, इसने अलेक्जेंडर पोप ने अगर किसी के ऊपर स्टायर कर दी तो वो व्यक्ति पूरी तरह से क्या हो जाता था, बर्बाद। इसीलिए ये लाइनें वहाँ से ली गई है। और आज हम जो ऑगस्टन एज के अंदर कर रहे हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को करेंगे, ठीक है साथियों। और इसके बाद हमारी रोमांटिक पीरियड शुरू होगा। और सभी जानते हैं कि रोमांटिक एरा का टाइम है वो 1798 से 1837 का है। और इसके अंदर हम सभी चीज़ें राइटर पढ़ेंगे जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, थोड़ा आगे की क्लासों के बारे में बता रहा हूँ। और टी.एस. एलियट का, विलियम वर्ड्सवर्थ और टी.एस. एलियट का जो बायोग्राफिया लिटरेरिया और प्रीफिक्स टू लिरिकल बैलेड जो 1798 में पब्लिश हुआ था, उसको हम किसके अंदर पढ़ेंगे, रोमांटिक एरा के अंदर क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम विक्टोरियन एरा पढ़ेंगे। 1837 से 1901 का जो समय है वो हमारा क्या है, विक्टोरियन एरा है, जिसके अंदर मैथ्यू आर्नोल्ड और वॉल्टर पेटर को हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा विक्टोरियन के अंदर पढ़ेंगे। फिर मॉडर्न पीरियड के अंदर हम टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड और एफ.आर. ल्यूस को हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सीक्वेंस है हमारी साथियों क्लासेस की रहने वाली है। जो कमिंग क्लासेस है वो इनके बारे में होगी। आई थिंक ये इसलिए बता दिया ताकि आपकी थोड़ी बहुत एडवांस में रिवीजन है वो उन चीज़ों की हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातें थी हमारी क्लास के बारे में जो कमिंग क्लास रहेंगी। लगभग आपका ये बुक है एन इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म, वो मैं आपकी कंप्लीट जल्द ही करवा दूंगा। और इसके बाद हम चलते हैं सैमुअल जॉनसन, जो अलेक्जेंडर पोप के बाद नेक्स्ट हमारे क्लासिकल राइटर हैं। इन्होंने भी हमारे जो एंशिएंट क्लासिकल राइटर थे
उनको फॉलो किया। प्लस में जो ये प्रभावित थे वो ज़्यादा विलियम शेक्सपियर से थे, क्योंकि आपको इनके बारे में थोड़ा बता दूं कि 1709 में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जन्म हुआ था। और कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो जो हॉस्पिटल में नर्स थी उन्होंने जो कुछ औजार हैं वो उस ऑपरेशन में यूज़ किए, जिसकी वजह से इन्हें इन्फेक्शन हो गया था। और बिकॉज ऑफ दैट इन्फेक्शन ही लॉस्ट हिज आई साइट, और उनकी आई साइट थी वो भी वीक थी। एंड इवन ही हैज़ ए पार्शियल डेफनेस यानी कि वो थोड़े से बहरे भी हो गए थे। तो ये बातें तो रहती हैं इनके जीवन के बारे में। इसके अलावा जो इनके फादर थे वो एक क्या थे, बुक सेलर थे। एंड सैमुअल जॉनसन वॉज ए सन ऑफ बुक सेलर, जिसके कारण इनके ज़्यादा एक्सपोजर इनका पुस्तकों का रहता है, जिसके कारण एट द अर्ली एज ही स्टार्टेड रीडिंग विलियम शेक्सपियर को इन्होंने यंग एज में ही पढ़ना शुरू कर दिया था। और इनका जो क्रिटिज्म पढ़ेंगे वो हम प्रीफिक्स टू विलियम शेक्सपियर पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने सब बातें आपको कनेक्ट करके बता दी है कि ये विलियम शेक्सपियर से ज़्यादा प्रभावित थे। और साथियों एक वाक्य भी है कि ये डिडंट लाइक चैरिटी। वंस ए टाइम क्या होता है कि एक जब ये स्कूल जा रहे होते थे तो इनकी कंडीशन थी वो बड़ी वीक थी, और इनके जूते थे वो पूरी तरह से फटे हुए थे, जिनके अंदर से इनकी उंगलियां नज़र आ रही थी। तो एक व्यक्ति ने क्या किया कि जो इनके घर के पास गया और जूते वहाँ इनके दरवाजे के पास रख कर आ गया कि जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है वो उन जूतों को पहन लेंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, उन जूतों को उन्होंने अपने घर से दूर फेंक दिया, क्योंकि ही डिड नॉट लाइक द चैरिटी। उनको चैरिटी वगैरह पसंद नहीं थी, सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन थे। तो ये तो हुआ थोड़ा सा इनकी बायोग्राफी के बारे में। अब चलते हैं इनके वर्क के बारे में। तो इनको फादर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिज्म भी हम कहते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि फादर ऑफ क्रिटिज्म आ जाए तो अरिस्टोटल है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिज्म आ जाए तो हमारे जॉन ड्रेडन है, जो सैमुअल जॉनसन ने कहा है। और प्रैक्टिकल क्रिटिज्म की बात आ जाए तो हमारे सैमुअल जॉनसन रहेंगे। और ये आपको पता लग गया। और उसके बाद द रैम्बलर, इनके एक द रैम्बलर नाम से इनका एक पीरियोडिकल ऐसे था जो ट्यूसडे और सैटरडे को पब्लिश हुआ करता था। ये भी नेट के अंदर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि जो इनका रैम्बलर जो पीरियोडिकल था वो कौन कौन से डे को पब्लिश होता था। तो ट्यूसडे और सैटरडे बहुत बार एग्ज़ाम में ये आया है, तो ध्यान रखना है। इसके बाद उन्होंने एक वर्क भी लिखा था रेस्टलेस, जो 1775 में पब्लिश हुआ था, रिमार्क्स ऑन पोइट्री है। तो ये तो साधारण सी बातें हैं जो आपको सैमुअल जॉनसन के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम सैमुअल जॉनसन के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे, यानी कि लिटरेरी क्रिटिज्म वर्क है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ये है हमारा प्रीफेस टू शेक्सपियर, जो 1765 में पब्लिश हुआ था। और कितने वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था? 8 में। तो इसको हमने अब अच्छी तरह से समझना है। जो आज हमारा क्लास का मेन मोटो है वो इनके क्रिटिज्म को समझने का ही है। तो ये आपको बता दिया कि ये अपने बचपन के दिनों से ही विलियम शेक्सपियर से प्रभावित थे, और उनके पिता की बुक्स की दुकान थी, तो वहाँ से लगभग ये विलियम शेक्सपियर की किताबें पढ़ते थे। तो क्या हुआ, एक्सीलेंस एंड डिफेक्ट्स, इनके जो प्रीफिक्स टू शेक्सपियर लिखा है इसमें उन्होंने फर्स्ट पार्ट में एक्सीलेंस ऑफ ड्रामा, एक्सीलेंस ऑफ ट्रेजेडी, विलियम शेक्सपियर की क्या की है, प्रेज की है कि वो इतने बड़े ग्रेट ड्रामाटिस्ट थे जिनको होमर और उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। दूसरे में उन्होंने डिफेक्ट्स, दूसरा पार्ट है प्रीफिक्स टू शेक्सपियर का, उसके अंदर उनकी जो कमियां थी कि इन्होंने क्या कुछ फॉलो नहीं किया। जैसे हमारी 3 यूनिटीज ऑफ ट्रेजेडी है, टाइम, प्लेस एंड एक्शन, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं वो उन्होंने फॉलो नहीं की। और लगभग जो इन्होंने वर्क लिखे वो किस में लिखे थे, ब्लैंक वर्स में। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका जो एक्सीलेंस है कि इनकी प्रेज किस लिए की। जो सैमुअल जॉनसन थे उन्होंने जो शेक्सपियर थे उनकी प्रेज उनके ड्रामा को लेकर, ट्रेजेडी को लेकर की थी। तो क्या कहा, जस्टिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ जर्नल नेचर। उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर माना। उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें लिख रहे हैं, चाहे ड्रामा लिख रहे हैं, ट्रेजेडी लिख रहे हैं, प्ले लिख रहे हैं, वो सब
नेचुरल सेटिंग में है। नेचुरल सेटिंग या यूनिवर्सल नेचर का क्या मतलब है कि वो हर जगह हमें देखने को मिलते हैं। समाज के अंदर जब हम कोई प्ले या ट्रेजेडी देखते हैं तो उन कैरेक्टर्स को हम अपने साथ रिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप मैकबेथ देख लो, ही वॉज ए वेरी एम्बिशियस पर्सन। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ को लेकर एम्बिशियस होता है, तो उसको हम ह्यूमन कैरेक्टर के साथ, उनके कैरेक्टर हैं ट्रेजेडी के, वो रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा ओथेलो देख लो, ही वॉज ए ओवर पॉजेसिव इन नेचर। ओथेलो जो मूर ऑफ द वेनिस था, तो वो प्रेम को लेकर ओवर पॉजेसिव था। तो कई बार हम कैरेक्टर्स में देखते हैं कि उनको लेकर मर्डर या मिस्ट्रियाँ होती है, तो हम उनको ह्यूमन कैरेक्टर्स को जो रियल लाइफ थी उससे रिलेट कर सकते थे। तो पहला पॉइंट ये था कि जितना भी विलियम शेक्सपियर वर्क लिख रहे हैं, ट्रेजेडी लिख रहे हैं, प्ले लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो वो हमें नेचुरल सेटिंग में मिलते हैं, यानी कि उनका यूनिवर्सल क्या है, नेचर है। दूसरा है ट्रू क्लासिस्ट, यानी कि ये ट्रू क्लासिस्ट क्या है, जो हमारे क्लासिकल राइटर थे। क्लासिकल राइटर होरेस हो गए, ओविड हो गए, हमारे प्लेटो हो गए, अरिस्टोटल हो गए। तो जैसे वो अच्छी चीज़ें लिख रहे थे, उन्हीं की तरह ये भी जो विलियम शेक्सपियर थे वो क्लासिस्ट इन नेचर थे, यानी कि अच्छी बातें लिख रहे थे। समाज के लिए जो मोरल, जो अगर अरिस्टोटल को हम देखें तो ग्रैंडर ऑफ थॉट्स, ग्रैंडरनेस ऑफ इमोशन, ग्रैंडनेस ऑफ डिक्शन, यानी कि जो उनके एक अच्छा विचार, यूनिवर्सल कैरेक्टर थे, यानी कि वो अच्छाई के बारे में लिख रहे थे। और जितने में उनके वर्क थे उनके अंदर मोरालिटी थी, वो कहीं ना कहीं मोरालिटी देते थे और इंस्ट्रक्ट करते थे लोगों को। डिलाइट के साथ साथ उनके वर्क क्या कर रहे थे, इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। विलियम शेक्सपियर के भी जो वर्क थे वो जैसे उनके क्लासिकल राइटर थे, उनकी ही तरह लोगों को मोरल लेसन देने वाले, डिलाइट देने वाले वर्क थे। तो ये तो थी इनकी अच्छी बातें। और तीसरी बात थी स्टेबिलिटी ऑफ ट्रूथ। ये नहीं है कि इनके वर्क में कोरी इमेजिनेशन थी कि सिर्फ वो कल्पना करके हर वर्क को लिख रहे थे। जो चीज़ों के अंदर सच्चाई होती है वही वो उस वर्क के अंदर लिख रहे थे, यानी कि जो उस टाइम जो विलियम शेक्सपियर की एज के अकॉर्डिंग, एलिजाबेथ के टाइम जो कुछ चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी एज में लिख रहे थे, यानी कि उनके वर्क में हर चीज़ में सच्चाई आपको दिखाई देती है जो उस वर्क हमारे समाज में फैली हुई थी। तो उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ट्रूथ, यानी कि हर वर्क में उनके सच्चाई थी। तो ये तो थे इनके प्लस पॉइंट। और इनको होमर की तरह ही महान माना गया कि जैसे होमर अपनी क्लासिकल टाइम में मशहूर थे, फेमस थे, उसी प्रकार विलियम शेक्सपियर भी अपने वर्क में क्या थे, फेमस थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद, एक ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट होने के बावजूद, कहीं ना कहीं सैमुअल जॉनसन ने फील किया कि वो ही लैक्स समवेयर इन हिज राइटिंग। वो जो लिख रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ वॉयलेशन ऑफ रूल्स भी थी, यानी कि जो डेकोरम बनाए गए थे। अरिस्टोटल ने जैसे 3 यूनिटीज ऑफ ट्रेजेडी दी थी, 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी दिए थे और 3 यूनिटीज ऑफ एक्शन दी थी, तो वो उन्होंने फॉलो नहीं की। तो सबसे पहले कहा था डिफेक्ट, कमियां क्या थी। जो अरिस्टोटल ने बताया था कि टाइम, प्लेस और एक्शन, ये 3 प्रकार की वर्क के अंदर हमें ड्रामा के अंदर मिलनी चाहिए, टाइम, प्लेस एंड एक्शन। तो इन्होंने फॉलो क्या नहीं किया, इन्होंने टाइम को फॉलो नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि यूनिटी ऑफ टाइम क्या होती है, कि किसी वर्क को 24 घंटे के अंदर वो वर्क है पूरा होना चाहिए। जैसे ट्रेजेडी प्ले मस्ट बी स्टार्ट इन द मॉर्निंग एंड एंड्स इन द इवनिंग, ये यूनिटी ऑफ टाइम की डेफिनेशन है। लेकिन जैसे विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ प्ले है, वो बहुत बड़ा प्ले है, 1 दिन से भी ज़्यादा टाइम उसको लग जाता है, तो यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो नहीं किया। यानी कि जो यूनिटीज़ थी, जो ट्रेजेडी या ड्रामा को लिखने के लिए रूल्स बनाए हुए थे, डेकोरम बनाए हुए थे, उसमें से इन्होंने यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो नहीं किया। फिर है यूनिटी ऑफ प्लेस, इसको भी इन्होंने फॉलो नहीं किया। यूनिटी ऑफ प्लेस का हमने पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि यूनिटी ऑफ प्लेस होता है एक ही जगह ड्रामा को दिखाना, या एक ही सेटिंग में, एक ही कैसल के अंदर उस पूरी जो हम ड्रामा या ट्रेजेडी कर रहे हैं वो वहीं पे उसका सेटिंग होता है। लेकिन विलियम शेक्सपियर का प्ले कहीं तो
आपको जंगलों में दिखाई देता है, कहीं अच्छे महल में दिखाई देता है, कभी किसी वीरान जगह पे दिखाई देता है। तो इनकी सेटिंग ऑफ ड्रामा या ट्रेजेडी की थी वो एक जगह नहीं थी। इसका मतलब इन्होंने कौन सा रूल तोड़ा था, यूनिटी ऑफ प्लेस का नियम था, उसको वोलेट किया था। तो इनके वर्क में अच्छाई के साथ साथ कुछ कमियां भी थी, लेकिन इसके साथ साथ यूनिटी ऑफ एक्शन है उसको उन्होंने पूरी तरह से फॉलो किया था। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होता है, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं इसका, कि ए बेगर बिहेव्स लाइक ए बेगर एंड ए किंग बिहेव लाइक ए किंग। एक राजा है, उसको राजा की तरह दिखना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, उसकी भाषा होनी चाहिए। लेकिन विलियम शेक्सपियर है वो इस चीज़ों को तो पूरा फॉलो कर रहे थे। जैसे कि आप मैकबेथ देखते हो या किंग लियर देखते हो, तो किंग लियर है वो एक राजा की तरह, एक महान राजा की तरह दिखाया जाता है, जिसके नीचे 100 राज्य 100 किंगडम के राजा थे, वो अंडर उसके काम करते थे, यानी कि महान दिखाया जाता है। और ओथेलो को जैसे एक महान योद्धा दिखाया जाता है। तो जो चीज़ें यूनिटी ऑफ एक्शन था वो तो इनके प्ले फॉलो कर रहे थे, लेकिन यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ टाइम थी, उस रूल को विलियम शेक्सपियर ने वोलेट किया था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो बेन जॉनसन का कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स था, उसके अंदर इन्होंने इन चीज़ों को विलियम शेक्सपियर ने वोलेट पहले भी कर चुके हैं। इसके अलावा वर्बोस लैंग्वेज, इनकी भाषा थी वो कठिन थी। विलियम शेक्सपियर को जब आम आदमी पढ़ता है तो उनकी लैंग्वेज है उसमें भारी भरकम वर्ड यानी कि वर्बोस लैंग्वेज का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण आम आदमी को उनका वर्क है वो समझने में क्या हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है, एलिट्रेशन यूज़ की है, मेटाफर्स यूज़ की हैं, रिटोरिक डिवाइस यूज़ किए हैं, जिसके कारण उन्होंने अपने वर्क को क्या बना दिया था, थोड़ा मुश्किल बनाया था कहीं ना कहीं। उसके बाद है प्लॉट। जैसे कि अरिस्टोटल ने बताया था कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। प्लॉट है वो अंतरात्मा है किसी ट्रेजेडी का। प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। और प्लॉट के क्या होना चाहिए, देयर शुड बी ए मिडल एंड ए सर्टेन बिगिनिंग। किसी भी प्ले का एंड होना चाहिए, बिगिनिंग होनी चाहिए, मिडल होनी चाहिए। लेकिन विलियम शेक्सपियर ने इसे फॉलो नहीं किया। जब आप इनके प्ले या ट्रेजेडी देखते हो तो आप महसूस करते हो कि इनके प्ले या ट्रेजेडी कहीं भी ख़त्म हो जाते हैं और कहीं से भी शुरू हो जाते हैं। सो विलियम शेक्सपियर डिड नॉट फॉलो द प्लॉट कंस्ट्रक्शन और ए प्लॉट रूल, यानी कि देयर इज़ नो मिडल एंड, देयर इज़ नो बिगिनिंग और देयर इज़ ए नो स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये सब बातें डिफेक्ट किस में थे, विलियम शेक्सपियर के वर्क में हमें देखने को मिलते हैं। और बेन जॉनसन का जब हमने पढ़ा था तब भी ये जिक्र किया था कि इनकी जो राइटिंग स्टाइल था उसके अंदर फॉल्ट था। तो इस बात को किसने लिखा, डॉक्टर सैमुअल ने अपने प्रीफेस टू विलियम शेक्सपियर ने। तो ये वर्क आपको साथियों इस तरह से ध्यान रखना है। इसके अलावा हम दूसरा पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं, ऊपर भी पढ़ेंगे, लाइव्स ऑफ द पोइट्स या लाइव्स ऑफ द एमिनेंट्स पोइट्स। ये वर्क आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो सैमुअल जॉनसन थे उन्होंने 52 राइटर्स लिए और उनकी बायोग्राफीज है वो लिखी, और जिसको नाम दिया, क्या नाम दिया, लाइव्स ऑफ द इमिनेंट्स पोइट ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी के जो राइटर थे तो उनको उन्होंने 52 राइटर्स को लेकर एक बायोग्राफी लिखी जिसका ये नाम दिया। और इसमें सबसे पहले बायोग्राफी थी वो किसकी थी, अब्राहिम काउली की। ये नेट में पूछा गया है कि सबसे पहली द इमिनेंट पोइट्स ऑफ 18th सेंचुरी की जो फर्स्ट पोइट थे वो कौन से थे, हमारे अब्राहिम काउली थे। और इसी के अंदर जो मेटाफिजिकल टर्म है वो इन्होंने जात की, या मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में इन्होंने लिखा। हम जानते हैं कि जॉन डन थे वो मेटाफिजिकल पोइट या ग्रुप के क्या थे, लीडर थे। तो ये जो मेटाफिजिकल टर्म है या ग्रुप है वो कहाँ से कॉइन किया गया है, अब्राहिम काउली के वर्क से। और जो किसका पहला वर्क है, जो हमारे लाइव्स ऑफ द इमिनेंट पोइट्स डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा है, उनके वर्क के पहले राइटर हैं। और इनके लास्ट राइटर कौन थे, जॉर्ज लॉर्ड लिटरटन। जॉर्ज लियोर्ड लिटरटन थे, वो उनके लास्ट राइटर थे। और इसके अंदर 52 राइटर्स की हमें क्या मिलती है, बायोग्राफी मिलती है। बस इतना से ही आपके लिए, इतना याद करने से आपका काम है साथियों, इसको चल जाएगा। प्रीफेक्स टू लिरिकल बैलेड इनका क्रिटिज्म वर्क है, और लाइफ ऑफ द इमिनेंट पोइट्स ये आपको बायोग्राफी मिलेगी 52 राइटर की, जो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट राइटर कौन सा है और लास्ट राइटर
कौन सा है, और इसी के अंदर मेटाफिजिकल पोइट्स का जो कंसेप्ट है वो दिया गया है। तो ये आई थिंक आपको 2 बातें हैं वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में आपको पता लग गई होगी। अब साथियों पढ़ते हैं जो इनकी माइनर थिंग है। जब भी आप डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इंग्लिश डिक्शनरी सबसे पहले किसने लिखी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। और ये चाहते थे कि इसको 3 साल के अंदर ये कंप्लीट कर देंगे, लेकिन किसी वजह से इस डिक्शनरी को कंप्लीट करने में, जो डिक्शनरी इन्होंने कंप्लीट की थी उसमें कितने साल लगे, 8 साल। ये भी नेट में आया हुआ है कि इनको डिक्शनरी कंप्लीट करने में कितने साल लगे थे, 8। करना कितने में चाहते थे, 3 साल में। बस इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इनकी 2 पोएम है उनका जिक्र करेंगे। लंदन, यहाँ लिख देता हूँ लंदन। अभी तक इंग्लिश में लंदन 3 पोएमें हैं, जिसमें लंदन पोएम है वो हमारे ये जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है इन्होंने लिखी है। इसके अलावा विलियम ब्लेक ने भी लिखी है और विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी लंदन नाम की पोएम लिखी है। तो आपको ध्यान रखना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल जॉनसन ने क्या लिखी है, लंदन नाम की पोएम लिखी है। जो लंदन नाम की पोएम है जो सैमुअल जॉनसन की है वो थर्ड जुवेलियन स्टायर है। जुवेलियन कौन है, एक राइटर है जो कि ग्रेट स्टेरिस्ट है, यानी कि व्यंग्यवादी कवि है। और इनकी जो कॉपी की है इन्होंने लंदन जो इनकी पोएम है उसके अंदर थर्ड जुवेलियन स्टायर को इन्होंने क्या किया है, कॉपी किया है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका कई बार देखने को मिलता है, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस है। ये पोएम भी इनकी फेमस है और ये 10th जुवेलियन स्टायर से कॉपी की गई है, यानी कि 10th जुवेलियन स्टायर है वहाँ से ये वर्क है कॉपी किया गया है। तो साथियों ये छोटी सी क्लास थी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में। और नेक्स्ट हम जो एंटर करेंगे वो होगा हमारा रोमांटिक एरा। कल के टाइम हम पढ़ेंगे रोमांटिक एरा जो 1798 में से 1837 का है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ और T.S. एलियट। और 1798 और 1800 में जो इनके एडिशन आए थे और जो कि एक क्रिटिकल वर्क था। कल हम इसके बारे में साथियों आपको पढ़ाऊंगा। और साथियों किसी भी साथी को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो देखो ये अभी हम ऊपरी तौर पे आप अपना बेसिक स्टार्ट कर सकते हो ये पढ़ने के बाद, और डिटेल में फिर कभी हम दोबारा भी अगर आपकी कोई चीज़ ऐसी इसमें छूट जाती है जो मैंने नहीं करवाई है तो आने वाले समय में वो चीज़ भी मैं कवर करवा दूंगा। एक बार तो हमारा मोटो यही है कि इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, उसके अंदर हम मॉडर्न एज तक जो राइटर हैं जिनका क्रिटिसिज्म है वो मैं आपको कंप्लीट करा सकूं, ताकि आप कुछ ना कुछ अपने लिए बेसिक है वो आप घर पे बैठकर अपना स्टार्ट कर सको। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।